एनालिसिस पढ़ रहे थे, वो पेडिग्री एनालिसिस में आपको मैंने बताया था किस तरीके से फैमिली चार्ट बनाया जाता है, किस तरीके से पेडिग्री चार्ट को बनाते हैं। अब पेडिग्री चार्ट को जो हमने बनाया है उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स में लिखाए थे कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स जो दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट को बनाते जाते हैं। एक आपको एग्जाम्पल मैंने हीमोफीलिया का शायद लिखवा दिया था। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम किस तरीके, जैसे कि चार्ट बना हुआ आ जाता है तो हम किस तरीके से बताएंगे कि ये जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट कौन सी डिजीज़ का है, ऑटोसोमल रिसेसिव का है या ऑटोसोमल डोमिनेंट का है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव का है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है कि रिसेसिव है। ठीक है, तो ये आपको पहचानना बताऊंगी। फिर एनसीईआरटी के अंदर जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें पेडिग्री चार्ट बने हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो हम लोग एक एग्जाम्पल पहले एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं जिसमें कि हमको ये पहचानना है कि कौन सा डिसऑर्डर है। देखिए ये मैंने एक पेडिग्री चार्ट बनाया है, देखिए ये पेडिग्री चार्ट है। एक पेडिग्री चार्ट बनाया है। ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है उसमें से छांटना है, ऑप्शन में से छांटना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला आंसर सही है, कौन सी बीमारी के लिए ये चार्ट बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या है देखिए, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन है द गिवन पेडिग्री चार्ट, यानी कि दिया गया पेडिग्री चार्ट, दिया गया पेडिग्री चार्ट किस प्रकार की इनहेरिटेंस को शो करता है। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 3 फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड नंबर 4 हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। The given pedigree chart shows which type of inheritance, किस टाइप की इनहेरिटेंस को शो करता है। ये जो पेडिग्री चार्ट है ये हीमोफीलिया को शो कर रहा है, या कलर ब्लाइंडनेस को शो कर रहा है, या फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली डिजीज को शो कर रहा है, या हाइपरट्राइकोसिस को शो कर रहा है। हमें ये बताना है कि ये पेडिग्री चार्ट कौन सी वाली बीमारी के लिए बनाया गया है इनमें से। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सारी डिजीज़ में से ये कौन कौन सी डिजीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके आगे लिख दे रही हूँ, वैसे आपको याद रहना चाहिए, जब आप आगे पढ़ लेंगे डिसऑर्डर्स तो आपको याद हो जाएंगे कौन से डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि हम इस वाले की बात करते हैं, हीमोफीलिया जो है, ये हीमोफीलिया इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, हीमोफीलिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो ये तो जो डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है।
कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और फेनाइलक्यूटोनिमिया जो है ये ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हाइपरट्राइकोसिस, बेटा ये डिजीज आपको मैंने पढ़ा दी है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा दी है, हमें ये डिजीज के बारे में अभी और पढ़ना है, ठीक है। फिनाइलक्यूटोन्यूरिया ये अभी आपको पढ़ाऊंगी मैं, आपको मैंने शायद पहले थोड़ा सा बताया है इसके बारे में। फिनाइलक्यूटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और ये हाइपरट्राइकोसिस जो है ये हाइपर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी है ना। और हाइपरट्राइकोसिस जो है, हाइपरट्राइकोसिस कौन सी डिजीज है ये पहले बता चुकी हूँ मैं। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है कानों पर बाल का आ जाना। तो ये जो डिजीज होती है ना हाइपरट्राइकोसिस, ये मेल में मिलती है, क्योंकि ये हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन होता है, हाइपरट्राइकोसिस का जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है। तो ये जो है ये वाई क्रोमोसोम पर होता है, ये जो जीन है इसका ये वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो केवल मेल में ही हो सकती है ये सारे डिजीजेस ऑप्शन में दी हैं। ये चार्ट दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ये चार्ट इनमें से कौन सी बीमारी के लिए है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बीमारी के लिए ये बीमारी, तो आपको पहचानना है कि कौन सी बीमारी का चार्ट है। तो पहली चीज़ पहचानने का तरीका क्या है बेटा, पहचानने का तरीका आप समझ लीजिए। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होती है सबसे पहले कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये देखना होता है कि क्या ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या ये सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड, क्योंकि आपको मालूम है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है ना। और दूसरा आपको क्या देखना है, ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहले ये देखना है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, बात तो समझे ना। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितनी भी ये डिजीजेज होती हैं, जेनेटिक डिजीजेज, ये डोमिनेंट हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड हो सकती हैं और ऑटोसोमल हो सकती है, यानी कि इनके जो जीन्स हैं ऑटोसोम्स पर भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी हो सकते हैं। ऑटोसोम्स पर होंगे इनके जीन्स, इन किसी डिसऑर्डर के जीन अगर ऑटोसोम पर होंगे तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं, तो हम उसको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या पहचानेंगे बेटा कि बताइए ये जो पेडिग्री चार्ट बनाया गया है ये डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए बनाया गया है कि रिसेसिव के लिए बनाया गया है, डोमिनेंट के लिए बनाया गया है कि रिसेसिव के लिए, कौन सी बीमारी के लिए बनाया गया, कैसे पहचानेंगे। हमें यहाँ पर जनरेशन को देखना होता है। ये पेरेंट्स हैं पहली जनरेशन, इन पेरेंट्स के ये ऑफस्प्रिंग्स हैं। ये पेरेंट्स दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों पेरेंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, मदर भी नॉर्मल है और फादर भी नॉर्मल है। इनके जो बच्चे हुए 1 2 3 4, इनके जो बच्चे हुए वो देख रहे हैं आप 1 2 3 और 4। ये चार बच्चों में से ये मेल यानी कि पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्री हुई और एक ये पुत्र हुआ नॉर्मल, यानी कि चार जो बच्चे हुए चार में से 3 पुत्र हुए और एक पुत्री हुए। इनके ये पिता माता पिता दोनों नॉर्मल हैं और इनके जो 4 बच्चे हुए 4 में से 3 जो पुत्र, 4 में से 2 पुत्र तो डिसऑर्डर था, दोनों पुत्र को डिसऑर्डर है, लेकिन तीसरे पुत्र को डिसऑर्डर नहीं है, पुत्री को भी डिसऑर्डर नहीं है, पुत्री को भी डिसऑर्डर नहीं है। तो आप देखिए ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, फिर इस वाली पुत्री ने नॉर्मल मैन से शादी कर ली और इसके बच्चे ये हुए, इसमें से एक पुत्र और एक पुत्री डिजीज थे, दोनों को बीमारी थी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है इसमें। तो बेटा अगर सारी जनरेशंस में डिजीज होती है, लिख लीजिए नोट करके, ये पहचानने का तरीका है बहुत अच्छा, ये इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सभी जनरेशंस
प्रभावित होती हैं तो यह डोमिनेंट है, और अगर सभी जनरेशन प्रभावित नहीं होंगी तो रिसेसिव। आप देखिए इस चार्ट में एक जनरेशन ये है, दूसरी जनरेशन ये है और तीसरी जनरेशन ये है। क्या सभी जनरेशन आपको प्रभावित दिखाई दे रही है? नहीं। ये जनरेशन, पहली जनरेशन जिसमें माता पिता आ रहे हैं, ये तो है ही नहीं अफेक्टेड, ये तो प्रभावित है ही नहीं है। अगर एक जनरेशन भी बीच में छूट जाती है ना कहीं भी, जो कि प्रभावित नहीं होती है, इसका मतलब वो डिजीज डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है। अब हमें ये चार्ट को देखकर ये तो पता चल गया कि ये तो कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर का चार्ट है, क्योंकि पहली जनरेशन प्रभावित नहीं है। बाकी ये भी प्रभावित है, ये भी प्रभावित है, पर ये तो प्रभावित नहीं है। तो अगर सभी जनरेशन प्रभावित होती है तो डोमिनेंट होता है, और अगर एक जनरेशन भी छूट जाती है जो प्रभावित नहीं होती है, इसका मतलब रिसेसिव। इसका मतलब ये है तो रिसेसिव डिसऑर्डर। हमें मालूम है कि ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है। तो पहली चीज ये कंफर्म हुई कि ये वाला जो चार्ट है ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये देखनी है कि क्या ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है ना बेटा। अब हमने ये तो देख लिया डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिसऑर्डर जो इसमें दिखाया गया है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए ये दोनों नॉर्मल है, इनके ये पुत्र हुए पुत्री। तो सपोज हम बात करते हैं ये पिता हैं, ये पिता हैं, इनके पास ये, इनके पास माता के पास ये, नॉर्मल हमने सपोज कर लिया। पिता का वाई क्रोमोसोम हमेशा पुत्र के पास जाएगा। तो ये दोनों पुत्र हैं, ये भी पुत्र है। इन तीनों पुत्रों को अपने पिता से क्या मिला? वाई क्रोमोसोम। इन तीनों पुत्रों को अपने पिता से तो वाई क्रोमोसोम मिल गया, माँ से एक्स मिल गया। देखिए माँ से एक्स मिल गया, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये वाला जो डिसऑर्डर है, ये वाला जो डिसऑर्डर है, ये माता से XY मिला है, तो ये X पर, इसका मतलब मदर का एक X जो है ये मदर कैरियर होगी जरूर, ये मदर ज़रूर कैरियर होगी। मैंने डॉट लगा दिया है। फादर तो नॉर्मल होगा लेकिन मदर कैरियर होगी ज़रूर, क्योंकि मदर जब कैरियर होगी तभी पुत्र पर बीमारी जाएगी। मदर का X ही तो पुत्र के पास आता है। बात समझ में आ रही है? आपको बताया ना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बताया है मैंने पहले आपको कि हमेशा मदर का एक X पुत्र के पास जाता है और एक X पुत्री के पास जाता है। और फादर से, पिता से पुत्र को क्या मिलता है? वाई क्रोमोसोम मिलता है। तो फादर ने तो अपना वाई क्रोमोसोम दे दिया, लेकिन X क्रोमोसोम इन पुत्रों के पास कहाँ से आया होगा? इनकी मदर से आया होगा। यानी इन दोनों पुत्रों के पास ये वाला X आ गया होगा तो इनको बीमारी हो गई, और इस वाले पुत्र के पास नॉर्मल वाला X आ गया होगा। इसका मतलब इनकी मदर जो थी सो बीमारी थी नहीं, लेकिन ये कैरियर थी, ये कैरियर थी, इसीलिए इसने अपने पुत्रों में बीमारी को पहुंचा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बेटा हम आगे की जनरेशन को देखते हैं। ये पुत्री नॉर्मल थी, इसने नॉर्मल मैन से शादी कर ली। इनके जो बच्चे हुए उनमें से पुत्र को तो बीमारी हो गई, पुत्र को तो बीमारी हो गई, यहाँ पर देखिए, और पुत्री को भी हो गई। पुत्री को बीमारी होने का मतलब क्या है? पुत्री को बीमारी हो गई, अगर पुत्री को बीमारी हो गई इसका मतलब ये है कि पुत्री बीमार तभी होगी, पुत्री प्रभावित तभी होगी जब फादर, मैंने बताया था, अगर पिता को डिजीज है, अगर पिता को डिजीज है तभी पुत्री को डिजीज होगी, नहीं तो पुत्री को कभी भी डिजीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो पिता बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ तो पिता बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी पुत्री को डिजीज हो गई। इसका मतलब कि ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड नहीं है। अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता, ये अगर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता तो पुत्र और पुत्री दोनों कभी भी एक साथ बीमार नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या अब यहाँ पर ये लिख लीजिए कि अगर डिजीज सेक्स
लिंक्ड है तो पुत्र तथा पुत्री दोनों एक साथ, अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, अगर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो पुत्र तथा पुत्री दोनों एक साथ प्रभावित नहीं होंगे। बात को समझे? आपको देखना ये है कि जो बच्चे दिखाए जाते हैं किसी के भी, इसमें हम लोग शो करते हैं बच्चे, और पुत्र और पुत्री दोनों में अगर डिजीज आ जाती है तो वो कभी भी सेक्स लिंक्ड नहीं होगी। वो कैसी होगी? ऑटोसोमल। बात को समझे? अगर सेक्स लिंक्ड होता है डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तभी होगा जब पुत्र या पुत्री दोनों में से एक प्रभावित होता है, दूसरा प्रभावित नहीं होता है। बात को समझे ना? पुत्र और पुत्री अगर दोनों ही प्रभावित हैं तो कभी भी सेक्स लिंक्ड नहीं होगी। और पुत्र और पुत्री तभी प्रभावित होंगे जब माता पिता दोनों ही बीमार होंगे। लेकिन यहाँ तो माता पिता दोनों ही सही है, फिर भी दोनों को, एक पुत्र को एक पुत्री को, पुत्र और पुत्री दोनों के अंदर बीमारी अगर आ रही है तो वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं होगा, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये चार्ट किस बीमारी का है? ऑटोसोमल रिसेसिव का। आपका आंसर क्या हुआ? हीमोफीलिया तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन हमारा तो ये डिसऑर्डर आया है, ये चार्ट आया है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हमारा आंसर ये भी नहीं है, हमारा आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड। हमारा आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये तो है ही नहीं पहले से, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फेनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव, और हमारा ये चार्ट भी यही शो कर रहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का चार्ट है। ये पहचानने का तरीका, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आप बेटा इसको कर पाएंगे। पहचानने का तरीका सिर्फ यही है, डोमिनेंट पहचानिए, रिसेसिव पहचानिए सबसे पहले, फिर सेक्स लिंक्ड पहचानिए और ऑटोसोमल पहचानिए। डोमिनेंट और रिसेसिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। पेडिग्री चार्ट को बहुत आराम से देखिए। अगर सारी की सारी जनरेशन आपको प्रभावित दिखाई दे रही है, सारी जनरेशन में किसी न किसी बच्चे को बीमारी आई है, कैरियर नहीं बोल रही मैं, कैरियर नहीं बोल रही मैं बीमारी बोल रही हूँ। अगर सारी की सारी जनरेशन्स में बीमारी आई है, इसका मतलब वो डोमिनेंट डिसऑर्डर का चार्ट है ना। सॉरी, सारी सारी जनरेशन्स में अगर बीमारी है, ये तो डोमिनेंट डिसऑर्डर का चार्ट है। अगर सारी जनरेशन्स में से कोई एक जनरेशन बीच में छूट गई है, चाहे बीच की, ऊपर की, नीचे, कोई भी जनरेशन ऐसी छूट गई है जिसमें कि बीमारी नहीं आई है, तो वो कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होगा, वो हमेशा रिसेसिव डिसऑर्डर ही होगा। पहली चीज़ ये समझ लो। फिर ये समझना पड़ेगा आपको, फिर ये ध्यान से देखना होगा क्या ये डिसऑर्डर, ये जो चार्ट बनाया गया है, क्या ये एक्स लिंक्ड का है, यानी कि सेक्स लिंक्ड का है, ऑटोसोमल का है। तो आपको याद रखना है कि ऑटोसोमल का अगर होगा, ऑटोसोमल का चार्ट है, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तभी पुत्र और पुत्री दोनों एक साथ प्रभावित होंगे। एक जनरेशन के अंदर पुत्र और पुत्री दोनों में अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो वो ऑटोसोमल होगा। अगर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी एक को डिसऑर्डर आ रहा है, एक को बीमारी हो रही है, पुत्र या पुत्री में से किसी एक को बीमारी हो रही है, तो वो हमेशा क्या होगा? सेक्स लिंक्ड होगा। तो ये हमारा कैसा चार्ट है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और फेनाइलकीटोन्यूरिया जो बीमारी है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये चार्ट को ध्यान रखेंगे। इस चार्ट के जैसे और भी क्वेश्चंस आपके में दिए रहेंगे बेटा, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अब आपको जरा NCERT वाला दिखा देती हूँ डायग्राम। देखो बेटा, पेज नंबर 89 पर ये दो चार्ट दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। इसमें जो लाल निशान दिखाए गए हैं ये बीमारी वाले हैं, है ना। अब इन्होंने ये दोनों चार्ट दिखा दिए। अब आप इन चार्ट को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे अपने आप कि ये दोनों चार्ट किसके हैं।
आप देखिए ये पहला वाला चार्ट जो है, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको। देखिए ये जो पहला वाला चार्ट है, ये पहले वाले चार्ट में आप देखिए, ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन और ये एक जनरेशन। पहले वाले चार्ट में देखिए बेटा, पहले वाले चार्ट में आप देखिए पहली वाली जनरेशन जो दिखाई गई है, पहली जनरेशन में बीमारी है। दूसरी जनरेशन देखिए, दूसरी में भी लाल निशान, एक पिता में और पुत्र में दोनों में जा रहा है, सॉरी डॉटर और सन यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों में जा रहा है। दूसरी जनरेशन देखिए, तीसरी जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, तीसरी जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, और चौथी जनरेशन में फिर बीमारी आ गई। तो आप देखिए तीसरी जनरेशन में बीमारी नहीं है, एक जनरेशन छूट गई जिसमें बीमारी नहीं है, इसका मतलब एक जनरेशन तो छूटी, तो क्या ये डोमिनेंट होगा पहला वाला? नहीं, तीसरी जनरेशन छूटी हुई है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि देखिए पहली जनरेशन में बीमारी है, दूसरी में है लेकिन तीसरी में नहीं है, इसका मतलब ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर का चार्ट है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है या ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो आप देखिए कैसे पता लगेगा, इस वाली जनरेशन में पुत्र और पुत्री दोनों में डिसऑर्डर आ रहा है, और मैंने आपको बोला था कि अगर पुत्र और पुत्री दोनों में डिसऑर्डर आता है, पुत्र और पुत्री दोनों प्रभावित होते हैं, तो कभी भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये चार्ट है रिसेसिव डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर मायोट्रोनिक ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। दूसरा चार्ट है, देखिए इसमें पहली जनरेशन क्या प्रभावित है? नहीं है। दूसरी जनरेशन प्रभावित है? यस। तीसरी है? यस। पहली जनरेशन छूट गई यानी कि ये रिसेसिव है, ठीक है ना। कैसी है? रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है ना। अब आप देखिए पिता और पुत्र दोनों में आ रही है, सॉरी सन और डॉटर, पुत्री और पुत्र दोनों में बीमारी आ रही है, तो ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकती। कैसी होगी ये कैसी बीमारी है? क्योंकि दोनों में आ रही है, तो ये कैसी बीमारी है? ऑटोसोमल। कैसी बीमारी है बेटा? ऑटोसोमल। तो यही लिखा हुआ है नीचे भी, आप देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए दी गई है डिसऑर्डर। किसके लिए दी गई है? सिकल सेल एनीमिया के लिए डिसऑर्डर दी गई है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर कि ये पेडिग्री चार्ट में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 88 पर, पेज नंबर 88 पर देखिए बेटा, पेज नंबर 88 पर क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलवर्थ practice of analyzing inheritance pattern traits in human beings begin, since it is evident control process that can be performed in pea plant. Study of family history of inheritance of particular trait provides the alternative. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented by family tree over generation. हमने कहा था फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कौन सी डिजीज किससे आ रही है। In human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbol used in the pedigree analysis. आपको मैंने बताया था ना, as you have studied in the chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome. मैंने आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर जीन है, और जीन का है क्रोमोसोम, बट DNA is the carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to other without any change or alteration. However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred as mutation. Mutation की वजह से ही तो ये सब होता है बेटा बीमारियाँ. A number of disorder in human being have been found to be associated with the inheritance of change or altered gene of the
क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में डिसऑर्डर पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग में जो बीमारी पाई जाती है वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की वजह से, म्यूटेशन की वजह से होती हैं। आपको 2 टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ने हैं, आपको 2 टाइप की डिजीज़ पढ़नी है ना। अब हम जेनेटिक डिजीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन उन जेनेटिक डिजीज़ को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से रिलेट करके पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस भी बनाएंगे उसका, उसी डिजीज़ से रिलेटेड पेडिग्री चार्ट को भी समझेंगे। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, इन्होंने कहा है कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। बात समझे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे वो हीमोफीलिया है ना, अभी आगे मैं बताऊंगी इसमें जो भी लिखे हुए हैं, तो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो होंगे जिसमें क्रोमोसोम्स में ही म्यूटेशन हो गया पूरे के पूरे, एक क्रोमोसोम कम हो गया, ये क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, ये 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए, तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको 3 पढ़ने हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको 2 पढ़ने हैं, 2 नहीं 3 पढ़ने हैं, 3-4 पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आप 4 पढ़ेंगे, एक तो हीमोफीलिया पढ़ेंगे, एक आप कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में, और एक आप फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ेंगे, और एक आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे। ये 4 तो आप पढ़ेंगे क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आप 3 पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, एक आप पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक आप पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो 3 आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको 4 पढ़ने हैं, एक हीमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक सिकल सेल एनीमिया, और एक फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है बेटा, इसमें से जो सिकल सेल एनीमिया है और जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ये दोनों ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं, जबकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों ही एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। यहाँ एनसीईआरटी के अंदर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्या शुरू कर देंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे। वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम एक एक करके जो भी मैंने नाम लिए हैं अभी वो पढ़ाएंगे, और उनको एनसीईआरटी से धीरे धीरे कंफर्म करते जाएंगे, और फिर 2 दिन में आपका ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा बेटा। 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल और मंडे तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस पर स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा बेटा। ये पेडिग्री एनालिसिस जो है, ये पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर तो 2 ही दिए रखे हैं, 2 चार्ट ही दे रखे हैं ये वाले दोनों, तो इनको ही समझना है बेटा। वैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें कि आपको पहचानना होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है जो कि पेडिग्री चार्ट में शो किया गया है। ठीक है, बात समझे बेटा। चलिए थोड़ा सा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को अभी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में? ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज, जो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जो एक जीन के अंदर चेंज हुआ है, एक जीन के अंदर, सिंगल जीन में चेंज होता है तो क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल जीन में चेंज होता है तो क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन। पहले भी बताया ना मैंने, म्यूटेशन पढ़ा है बेटा, सिंगल जीन के अंदर चेंज हो रहा है, एक ही जीन के अंदर चेंज हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन आता है। दीज डिसऑर्डर्स आर यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो हैं जिनमें सिंगल जीन के अंदर, एक ही जीन, केवल एक जीन के अंदर चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। These disorders are transmitted to the offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are, नाम लिखे हैं देखिए, Mendelian disorders कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलीसीमिया। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी नाम दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के जो नाम दिए हैं यहाँ पर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया, ये सभी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जितने भी नाम दिए ना बीमारियों के, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether a trait in question is dominant or recessive. इन्होंने कहा है कि पेडिग्री एनालिसिस को देखकर हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। आपको बताया ना मैंने,
डोमिनेंट ट्रेट तब होगा जब सारी जनरेशन में ट्रेट जाएगा, और रिसेसिव तब होगा जब कोई एक जनरेशन छूट जाएगी। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो भी लिंक्ड और सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। ये कह रहे हैं कि ऑटोसोम पर भी हो सकती है डिजीज मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेक्स क्रोमोसोम पर भी हो सकती है। सेक्स क्रोमोसोम पर होगी तो केवल एक्स क्रोमोसोम पर होगी, एक्स क्रोमोसोम पर ही होती है हमेशा। इट इज़ एविडेंट दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ये कह रहे हैं कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो होती है वो हमेशा कैरियर फीमेल से मेल में जाती है, यानी कि कैरियर मदर अगर है, माँ अगर कैरियर है तो वो कहाँ पर देगी बीमारी, किसको देगी, पुत्र को देगी बीमारी, पुत्र बीमार हो जाएगा अगर मदर कैरियर है तो। A representative pedigree analysis shown in 5.1 for dominant recessive trait. Discuss with your teacher and design pedigree for characters linked to both autosomes and sex chromosome. ये दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस को हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये किस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस होती है और उसका पेडिग्री चार्ट कैसे बनाएंगे और किस से किस में जाती है। हमेशा आपको क्या याद रखना है, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, ये दोनों ही एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो हमेशा याद रखना कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर उस बीमारी का जीन चला जाता है तो फीमेल प्रभावित होगी, एक डिजीज़ होगी उस फीमेल को। अगर फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक ही एक्स क्रोमोसोम पर जीन जा रहा है उस डिजीज़ का, तो फीमेल कभी भी प्रभावित नहीं होगी, वो फीमेल सिर्फ कैरियर होगी। और अगर फीमेल कैरियर होगी तो वो उस जीन को किसके पास पहुंचाएगी, अपनी आगे की जनरेशन में अपने पुत्र को देगी। वो बीमारी माता से पुत्र में जाती है बीमारी, मदर से पुत्र में जाएगी। मदर अगर कैरियर है तो भी पुत्र में जाएगी, मदर अगर प्रभावित है तो भी पुत्र में जाएगी बीमारी। बात को समझे ना, पुत्र में तो जाएगी ही जाएगी बीमारी। इसीलिए ये दोनों की दोनों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों डिसऑर्डर फीमेल में कम मिलती हैं और मेल में ज़्यादा मिलती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर डिसऑर्डर जाएगा तो फीमेल को बीमारी नहीं होगी। जब 2 पर जाएगा, 2 एक्स क्रोमोसोम पर जीन जाएगा डिसऑर्डर का, तभी वो फीमेल प्रभावित होगी। और फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर प्रभावित जीन कब जाएगा, जब फादर भी बीमार होगा, फादर भी प्रभावित होगा। अगर फादर नॉर्मल है तो कभी भी पुत्री प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर मदर और फादर दोनों नॉर्मल हैं और मदर कैरियर है, केवल मदर बीमार नहीं है, मदर केवल कैरियर है, तो पुत्र तो बीमार हो गई होगा। यानी ये बीमारियां मेल में ज़्यादा मिलती हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स मेल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और वो एक्स क्रोमोसोम उस पुत्र को अपनी मदर से मिलता है। मदर के पास अगर एक क्रोमोसोम भी प्रभावित होता है तो वो भी पुत्र के पास अगर चला जाए तो पुत्र तो प्रभावित होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ेंगे बेटा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिएगा, और 1-2 क्वेश्चन और कहीं आपके पास कोई बुक होगी तो उससे पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बेटा, आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो ही जाएगा अब 1-2 दिन में। इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट यानी जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, और आपका संडे नेक्स्ट संडे जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये वाला चैप्टर तो आएगा ही। ये चैप्टर तो बेटा मैं दूंगी ही, इसमें स्पेशली जो पार्ट रहेंगे जैसे पेडिग्री एनालिसिस है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा ना, दूसरा चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो जितना हो जाएगा उतना आएगा, पर वो दूसरा वाला चैप्टर आपके एग्जाम में अब जो आपका पेपर होगा उसमें वो दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है, जेनेटिक्स पार्ट 1 ये वाला चैप्टर है और जेनेटिक्स पार्ट 2 दूसरा वाला चैप्टर है। ठीक है।